Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र में अब बात करते हैं 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरों की। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और लीड स्टोरी की। वो ये है कि लेबनान और सीरिया में सीरियल पेजर ब्लास्ट हुआ है। हिजबुल्लाह के 5 लड़ाकों की मौत हो गई है। करीब 1,500 से 2,000 से ज्यादा घायल हो गए हैं। लेबनान में ईरान के राजदूत के भी घायल होने की खबर है। साइबर अटैक के जरिए पेजर में ब्लास्ट कराने की आशंका है। इस सब के बीच में विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा करेंगे। डेलावेयर में होने वाली चौथी क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। 23 सितंबर को यूएन महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में पहले दौर की वोटिंग है कल। जम्मू की 8 और कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। हरियाणा के लोहारू की रैली से बोले वो चुनाव के बाद जेल में बंद सभी आतंकियों को छोड़ना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर जताई चिंता। लिखा, आपके नेता राहुल को मारने की धमकी दे रहे हैं, तत्काल रोक लगाएं, कानूनी एक्शन लें। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, रिपोर्ट में किए गए खुलासे डिस्टर्ब करने वाले हैं। जांच एजेंसी नींद में नहीं सोई हुई है और उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी को सौंपा इस्तीफा। आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी। केजरीवाल के प्रस्ताव पर विधायक दल की बैठक में लगी मोहर। आतिशी के पास इस वक्त शिक्षा और पर्यटन समेत कुल 14 मंत्रालय। भारतीय हॉकी टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी का जीता खिताब। मेजबान चीन को उसके घर में 1-0 से हराया। 3 क्वार्टर में बराबरी पर रही दोनों टीमें। चौथे क्वार्टर में भारत के जुगराज सिंह ने गोल मारकर टीम को सफलता दिलाई। और थोक महंगाई 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। अगस्त महीने में थोक महंगाई घटकर 1.3% रही है। जुलाई महीने में 2.04% थी। खाने पीने की चीजों और रोजाना जरूरत के सामानों के दाम घटने से गिरावट आई है। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। आज एक ऐसी घटना घटी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। यकीन मानिए, यह पहली बार कुछ ऐसा हुआ है। पश्चिम एशिया में इजराइल के अपने दुश्मनों पर बहुत बड़े हमले की खबर से कर रहे हैं। हालांकि इजराइल का डायरेक्टली हाथ है या नहीं है, इसको लेकर थोड़ी देर में चीजें साफ होंगी। लेकिन यह अटैक ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और यकीन मानिए, आज के बाद डिजिटल वर्ल्ड में यह तस्वीरें हर एक को प्रभावित करेंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी कि अगर उनके हाथ में फोन है, पेजर है, तो क्या वो चलता फिरता बम है। ये तस्वीरें देखिए, ये लेबनान से आई हैं और ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पेजर रखे हुए हैं, फट रहे हैं। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करेंगी आज से कि अगर आपके हाथ में एक फोन है, अगर आपके हाथ में एक पेजर है, तो क्या वो चलता फिरता बम है। अब तक बम, ड्रोन और जेट से हमले करने वाले इजराइल ने पहली बार हजारों पेजर्स को हैक करके बहुत बड़ा साइबर अटैक कर दिया है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसमें डायरेक्टली इजराइल है कि नहीं है, इसके अभी कंफर्मेशन नहीं है। यह एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें सीरिया से लेकर लेबनान तक हजारों लोगों के पेजर्स में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त साउथ लेबनान बेरूत में अस्पताल कम पड़ रहे हैं, हजारों लोग घायल हो गए हैं। इन धमाकों के बेहद चौंकाने वाले वीडियोस सामने आ रहे हैं। कुछ लेटेस्ट वीडियोस भी अभी हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इजराइल ने लेबनान से सीरिया तक हजारों पेजर्स हैक किए, यह खबर है।
अब तक करीब 2100 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान और सीरिया के अस्पतालों में घायलों की लगातार तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज्यादा चौंका रहे हैं पेजर में धमाकों के वीडियोस। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर लोग चल रहे हैं, रेड लाइट पर लोग खड़े हैं, स्कूटर पे खड़े हुए हैं, धमाका होता है, कमर के नीचे पेजर रखा है और सब खत्म। बगल वाली गाड़ी पे टिक जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। सड़क पर लोग चल रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, राशन की दुकान में खड़े हैं, किसी और जगह खड़े और एकाएक धमाके शुरू हो जाते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है कि इजराइल, जानकारी आ रही है कि पेजर के धमाकों में ईरानी राजदूत मुज्तबा अम्मानी बुरी तरह से घायल हो गए। ईरानी राजदूत के बॉडीगार्ड भी पेजर धमाके में जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर और रेडियो में लगातार धमाकों की खबरें आ रही हैं। इतना ही नहीं, जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जो बहुत बड़ी खबर, चिंताजनक खबर है, वो ये है, वो इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि हिजबुल्लाह के जो एमपी हैं अली अमार, उनके बेटे की मौत हो गई है। सैकड़ों हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर हैक किए गए। लेबनान में पेजर में धमाकों से घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें इजराइल का हाथ है या नहीं है, यह अभी कंफर्मेशन नहीं है। यह पहली बार है जब दुनिया में पेजर हैक कर धमाके किए गए। पेजर में धमाकों से हिजबुल्लाह के कई कमांडर जख्मी हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों से पेजर सेट फेंकने को कहा। यह है वो एमपी हिजबुल्लाह के जिनका स्टिल आप देख रहे थे, जिनके बेटे की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने सभी पेजर जॉर्डन से मंगाए थे, यह जानकारी आ रही। यह कई इंफॉर्मेशन आ रही है और इस वक्त मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अटैक में पेजर के साथ रेडियो और ट्रांसमीटर में भी लगातार धमाके। अब यह आईडीएफ का अटैक है कि नहीं, इसको हम कंफर्म बाद में करेंगे। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 3 महीने पहले ही ये सभी पेजर जॉर्डन से खरीदे थे। हिजबुल्लाह ने पेजर का लेटेस्ट वर्जन खरीदा था और अब धमाकों के बाद लेबनान सरकार ने भी लोगों से पेजर फेंकने को कह दिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, आईडीएफ के हमलों में लेबनान के सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हो गई है। अली अम्मार हिजबुल्लाह के लीडर भी थे। इसके अलावा आईडीएफ अटैक में एक लड़की और उसके 2 भाइयों की भी मारे जाने की खबर है। एक इंफॉर्मेशन जो आपको अभी मैं देना चाहूंगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है वो ये है कि इस वक्त जब ये धमाकों की तस्वीरें आ रही हैं तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के बड़े बड़े नेता वो अपने आईडीएफ कमांड सेंटर में बैठकर एक मीटिंग को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, एक हैरिट्स जो इजराइल का एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन, उसने कहा है इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज को लग रहा है कि हिजबुल्लाह मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ कुछ ही क्षणों में करने वाला था। यह बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं। लेबनान में हुए सीरियल पेजर ब्लास्ट में अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। यह पेजर एक अमेरिकी कंपनी के बताए जा रहे हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC के अनुसार, तस्वीरें देखिए आप जरा, लेबनान में फटे सभी पेजर एक ही कंपनी के हैं। कंपनी का इजराइल में लंबे समय से कारोबार है, वो कंपनी इजराइल में ऑपरेट करती है। कंपनी इजरायली सेना को कम्युनिकेशन और सर्विलांस तकनीक की सप्लायर है। एक हिंट दूंगा मैं आपको, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। इस कंपनी का ओरिजिन चाइना में। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेजर हाल के दिनों में हिजबुल्लाह को मिले थे। संगठन के सैकड़ों लड़ाके इसका इस्तेमाल कर रहे थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार विस्फोटकों का कारण सॉफ्टवेयर हो सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि पेजर के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की गई। बताया जा रहा है कि पेजर के अचानक ज्यादा गर्म होने से विस्फोट हो रहे हैं। सभी विस्फोट के पीछे यही कारण बताया जा रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, पेजर अटैक के बाद सतर्क हुई इजराइल की एजेंसियां। ब्रेक करिए। इजराइल को लेबनान से बड़े हमले की आशंका। अगले कुछ घंटों में हिजबुल्लाह कर सकता है बड़ा हमला। इजरायली मीडिया हैरिट्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है पेजर सीरियल ब्लास्ट पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पेजर ब्लास्ट पर TV9 से बोला हिजबुल्लाह कमांडर, इजराइल ने पेजर्स पर हाई वोल्टेज तरंगे भेजी। शॉट्स भी दिखाई है, ये देखिए, हाई वोल्टेज तरंगों से पेजर में ब्लास्ट हुआ। हिजबुल्लाह कमांडर ने कहा चुंबकीय घर्षण से पेजरों की जो बैटरियां हैं वो फट गई। हिजबुल्लाह कमांडर ने कहा
सुमित मेरे साथ है। सुमित, 3 बड़े अपडेट्स हैं। 2100 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल पूरी तरीके से भरे हुए हैं, पहला अपडेट। दूसरा अपडेट जो सुमित मुझे बहुत परेशान कर रहा है वो ये है, नेतन्याहू आईडीएफ के कमांडर्स के साथ, नेतन्याहू अपनी जो वॉर कैबिनेट के साथ इस वक्त आईडीएफ कमांड सेंटर में मीटिंग कर रहे हैं। और तीसरी खबर, हैरिट्स का कहना है कि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाला था या है। अभी सुमित क्या अपडेट्स है? आप लेबनान से कुछ ही महीने पहले लौटे हैं, हिजबुल्लाह के कई ऑपरेटिव्स को आपने कवर किया है, क्या अपडेट आ रहा है? लेकिन निशान, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ देर पहले मेरी खुद हिजबुल्लाह के कमांडर से बात हुई, जो लगातार आप कह सकते हैं कि उनके एक बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हैंडल करते हैं, खासतौर पे साउथ लेबनान के अंदर। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार इस तरीके के एक साथ अटैक हुए, तो उन्होंने मुझे खुद सवाल पूछा कि आप जानते हैं कि एक साथ अगर ये एक साथ 1400, 1500 या 2000 लोगों के साथ होता है तो निश्चित तौर पर कोई आम बात नहीं है। और ये निश्चित तौर पर आप और मैं भी सोचे कि अगर किसी एक फोन की बैटरी या किसी पेजर की बैटरी अगर एक्सप्लोड करती है तो एक आधा या 2-4 जगह हो सकता है। एक साथ अगर 2000-3000 जगह पर ऐसा होता तो उसके अंदर कोई ना कोई जरूर कॉन्स्पिरेसी है, कोई ना कोई उसमें एंगल जरूर है। अभी खासतौर पे जब मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके अंदर जो लिथियम बैटरीज है उसको अगर आप वेव्स के माध्यम से अगर उनकी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। यानी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो हाई हो जाती है तो बैटरीज के अंदर जो मैग्नेट है वो एक्सप्लोड कर जाती है और निश्चित तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी आप रिएक्शन अगले कुछ घंटों में क्या हिजबुल्लाह रिएक्ट करेगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मैंने उनसे पूछा कि अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या, तो उन्होंने बोला आगे होगा वही जो हम चाहेंगे, यानी हम भी तैयार हैं और अगर हमारे लोगों पर इस तरीके से सिविलियन लोगों पर अटैक किया जाएगा तो हम और ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर। तो निश्चित तौर पर आप मानिए, मैं रोकूंगा आपको। हमारे जितने भी दर्शक हैं, भारत के सभी दर्शकों को पता है कि अगर कोई भी बड़ी खबर आपको देखनी है तो वो कौन सा चैनल है, वो ये चैनल है। हम आपको ये खबर, इसका हर अपडेट रात भर देते रहेंगे। ओए, जहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। अब बात करते हैं एक दिमाग की बैटरी की जो कि स्लो काम करने लग गई, एक बहुत बुजुर्ग शख्स की, और उन्होंने ऐसा पोस्ट लिख दिया कि हैरान करता है वो। हम फिक्र की एक और ग्लोबल फाइल खोलते हैं जो ईरान की कूटनीतिक भूल पर आधारित है। ईरान के सुप्रीम लीडर की उम्र 86 वर्ष है। उम्र की इस दहलीज पर उन्हें ज्यादातर समय नेक कामों में बिताना चाहिए, अपने देश की तरक्की की राह के कांटे हटाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन असल में वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, ये जब आप जानेंगे तो कहेंगे कि उन्हें भी शायद बाइडेन की तरह मेमोरी लॉस हो गया है, याददाश्त से सत्य और तथ्य डिलीट हो गए हैं और सही गलत की पहचान करना मुश्किल हो गया है। वरना खुद सोचिए, भारत के साथ दशकों से इतने करीबी कूटनीतिक रिश्ते होने और सुख दुख का साथी होने के बावजूद खमनेई मित्र राष्ट्र के खिलाफ ही जहर उगलने लगे। उन्होंने एक दिन पहले भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा, हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी भी दूसरे जगह पर मुसलमानों द्वारा झेली जा रही पीड़ा से बेखबर हैं। अयतुल्लाह अली खमेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता। मतलब गाजा म्यांमार की श्रेणी में भारत को लेके आ रही है। फैक्ट्स देखिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। यहां खमेनेई से सवाल है कि क्या चाहते हैं वो आखिर में? क्या उनको लगता है कि गाजा और म्यांमार की तरह ही भारत में भी मुसलमान असुरक्षित है? क्या उनको लगता है कि भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने की पीड़ा सहनी पड़ती है? खमेनेई ने आखिर किस आधार पर भारतीय मुसलमानों की पीड़ा का अंदाजा लगाया? क्या खमेनेई अब पाकिस्तान की राह पर चलते हुए भारत के विरोध में ग्लोबल धार्मिक एजेंडा चलाना चाहते हैं जिसके केंद्र में मुसलमान होंगे और झूठ होगा? खमेनेई शायद भूल गए कि मुसलमान जिन देशों में सबसे ज्यादा पीड़ा में हैं उनमें ईरान का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है।
वहां सुन्नी और बहाई समुदाय के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की लंबी लिस्ट है। अल्पसंख्यक समुदायों को छोड़िए, खamenei शायद यह भूल गए हैं कि उनके देश में मुस्लिम महिलाओं तक को बगैर बुर्के के खुली हवा में सांस लेने की आजादी नहीं है। लोग आते हैं, मॉरल पुलिसिंग वाले पकड़ते हैं, गाड़ी में डालते हैं, डंडे से पीटते हैं और फिर वो अस्पताल चली जाती हैं बेचारी। खamenei के देश में क्रूरता की ये लंबी चौड़ी सूची है। हम आपको ये थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं, लेकिन खamenei को भारत सरकार की ओर से फौरन मुंह तोड़ जवाब मिला। वो देखिए अब आप। विदेश मंत्रालय ने खamenei को कड़े शब्दों में समझाया कि भारत के अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों के लिए सलाह है, वे कोई भी बयान देने से पहले अपना रिकॉर्ड चेक करें, अपने गिरेबा में झांकें। विदेश मंत्रालय की कूटनीतिक भाषा में रिकॉर्ड चेक करने का मतलब अपने गिरेबा में झांकना है, और ईरान को अपने गिरेबा में इसलिए झांकना चाहिए क्योंकि वहां सुन्नी मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों से भेदभाव की घटनाएं हर दिन दुनिया भर के चैनलों की हेडलाइंस बनती रहती हैं। ईरानी सरकार के मुताबिक देश की कुल आबादी में 99.4% मुस्लिम हैं, जिनमें 90 से 95% शिया और 5 से 10% सुन्नी मुसलमान हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की वर्ष 2023 की रिपोर्ट कहती है कि सुन्नी मुस्लिम, बहाई, ईसाई, गोनाबाड़ी दरवेश, यहूदी, यारसेन समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों को ईरानी कानून में भेदभाव का सामना रोज करना पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैकड़ों लोगों को अपने धर्म को मानने या उसका पालन करने के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमे चलाए गए, उन्हें यातनाएं दी गईं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान में जो लोग नास्तिक बन जाते हैं, मजहब को छोड़ देते हैं, उन्हें मौत तक की सजा दिए जाने का खतरा रहता है। वर्ष 1863 में बहाई समुदाय की स्थापना ईरान में ही हुई थी। दुनिया भर में इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 60 लाख है, लेकिन यहां बहाई समुदाय की हालत क्या है, खamenei को यह भी सुनना चाहिए। बहाई समुदाय के साथ ईरान में भारी भेदभाव होते हैं, यहां तक कि इस समुदाय को ईरान के संविधान में दर्जा तक नहीं मिला। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वर्ष 2023 की रिपोर्ट यह कहती है कि ईरान में बहाई समुदाय के लोगों को उच्च शिक्षा से रोका गया, उनके व्यवसायों को जबरन बंद कराया गया, संपत्तियों को जब्त किया गया। ह्यूमन राइट्स विद फ्रंटियर्स नाम के एनजीओ की रिपोर्ट है कि ईरान में 1000 से अधिक बहाई समुदाय के लोगों को जबरन जेल में रखा गया है, पुलिस हिरासत में रखा गया है या फिर हाउस अरेस्ट किया गया है। यह तो माइनॉरिटी है, वहां पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसमें क्या होता है सोचिए जरा। बगैर प्रॉपर ट्रायल के फांसी की सजा दे दी जाती है, महिलाओं को सड़क चलते मॉरल पुलिस आती है, उठाकर गाड़ी में डाल देती है, मार पिटाई करती है। आपको यह चेहरा भी ध्यान होगा, ध्यान से देखिए। कुद्र सुन्नी जो मुस्लिम महिला महसा अमीनी को सितंबर 2022 में सही तरीके से हिजाब ना पहनने के कारण हिरासत में लिया गया था। हिजाब ना पहनने के कारण महसा अमीनी पर बेहिसाब जुल्म हुए थे, बाद में हिरासत में ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद पूरे ईरान में एक आक्रोश देखने को मिला, व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, रात भर लोग सड़कों पर होते थे। उन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश में 30 सितंबर 2022 को सुरक्षा बलों ने 80 से ज्यादा लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार की नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए जमा हुई भीड़ पर गोलियां बरसाई गईं। ये कत्लेआम असल में उस आवाज के खिलाफ था जिसमें महिलाएं सख्त हिजाब कानून और मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ बोल रही थी, क्योंकि इन कट्टर मजहबी कानूनों के चलते ही ईरान में महिलाओं से उनकी स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए गए। ये वही ईरान है जो एक जमाने में यूरोप की तरह मॉडर्न हुआ करता था, लेकिन अब वहां पर कट्टरवाद है। लेकिन क्रूरता की ये लिस्ट इतने पर ही खत्म नहीं होती है। हाल के वर्षों में ईरान में फांसी देने का ग्राफ कैसे ऊपर चढ़ा है, खamenei को यह भी जानना चाहिए। वो जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताते हुए अपनी एक रिपोर्ट में बताया है 8 महीने के अंदर ईरान के अंदर 400 से अधिक लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। प्रोफेशनल रेसलर जो ईरान के लिए मेडल आता था, उसे फांसी दे दी गई। सिर्फ अगस्त महीने में ही 81 लोगों को फांसी की सजा दी गई। ऐसे में खamenei से पूछा जाना चाहिए कि उनका दिल अपने देश में हुई इस क्रूरता पर कभी क्यों नहीं पसीजा।
अपने देश में मुसलमानों की पीड़ा पर खमनेई ने हमेशा आंख पर पट्टी क्यों बांधे रखी? जहां तक बात भारत की है तो उन्हें आज एक चुनौती स्वीकारनी चाहिए। बिना जाने समझे स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें भारत में के मुसलमानों से पूछना चाहिए कि वो यहां किस हाल में है। हमें यकीन है इसका जवाब खमनेई की एंटी इंडिया नैरेटिव की धज्जियां उड़ा देगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ना तो खमनेई को अपने मुल्क के मुसलमानों की फिक्र है, ना ही खमनेई को बाहर के मुल्क के मुसलमानों की ज्यादा फिक्र है। वरना क्यों यही ईरान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है? हमें पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, हम तो एक फैक्ट ला रहे हैं आपके सामने। क्यों उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करता है? क्यों ISIS के लड़ाके ईरान के अंदर जाके बम्बार्डमेंट करते हैं? भारत की बात होती है। भारत में 3 ईरान के बराबर मुस्लिम रहते हैं। मतलब यह कि जितने मुस्लिम ईरान में रहते हैं उससे 3 गुना ज्यादा मुस्लिम भारत में रह रहे हैं। और ईरान की तरह यहां उनके लिए कोई भी कानूनी पैरा नहीं है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई सरकारी पाबंदी नहीं है। वो इस देश में पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। एक हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसका वो हिस्सा है, बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। सत्ता और राजकाज के खिलाफ अपनी असहमतियों को जाहिर कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में गाजा की परिस्थितियों से तुलना किसी भी भारतीय मुस्लिम को हजम नहीं होगा। सोचिए, फिक्र के लेंस से भारत और ईरान की मित्रता को देखते हैं। दोनों ही देश मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथी रहे। भारत तो ज्यादा बड़ा साथी रहा है। भारत और ईरान के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध भी पुराने हैं। परमाणु कार्यक्रमों की वजह से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है, लेकिन भारत उसके शीर्ष 5 कारोबारी देशों की लिस्ट में है। भारत मुख्य तौर पर ईरान को चावल, चाय, चीनी, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिकल मशीनरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी चीजें निर्यात करता है, तो वहीं ईरान से सूखे मेवे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल, ग्लासवेयर वगैरह आयात करता है। इसी वर्ष 13 मई को भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया आपस में जुड़ेंगे। इतने मजबूत संबंधों के बावजूद प्रश्न यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर भारत के खिलाफ ऐसी भाषा क्यों बोलते रहते हैं? क्या कूटनीति में ऐसे बयान दोनों देशों के रिश्तों वाली फिक्र बढ़ाने का कारण बनेंगे? ईरान ही नहीं, बांग्लादेश का कूटनीतिक मिजाज भी बिगड़ा हुआ है। यह ध्यान रखना होगा कि पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ बदलते समीकरण कहीं भविष्य में नुकसानदेह साबित ना हो। वैसे राजनीति की तरह कूटनीति में भी न परमानेंट दोस्ती होती है, न परमानेंट असहमति होती है, न परमानेंट नाराजगी होती है, न परमानेंट दुश्मनी होती है। लेकिन खमनेई का यह जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, उसके पीछे की एक वजह शायद भारत और सऊदी अरेबिया के बीच बढ़ती नजदीकियां हैं। शायद ऐसा बड़े बड़े विशेषज्ञ सोचते हैं। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। बात बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक की करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज दोपहर में बुलडोजर का इंजन बंद करके उसकी चाबी अपने पास ली। हाल के वर्षों में बुलडोजर को इंस्टेंट इंसाफ का टूल मान लिया गया था। कुछ लोग इसे सियासी बदले का टूल भी बताने लगे थे। इस कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से देखा जाने लगा था, लिहाजा यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फाइनल ऑर्डर से पहले आज जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कुछ निर्देश जारी किए, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सुनिए एक एक पॉइंटर। कल के अखबार से पहले यहां पर एक एक डिटेल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि यह रोक अगली सुनवाई यानी 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तब तक निजी संपत्ति पर कोई एक्शन नहीं होगा। अदालत ने साफ कह दिया है कि बिना कोर्ट की इजाजत बुलडोजर नहीं चलेगा। हालांकि कोर्ट का यह निर्देश सार्वजनिक संपत्ति के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। मतलब सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलाशयों पर अगर अतिक्रमण है तो उसे ध्वस्त किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। पीठ ने कहा कि उसे संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश पारित किया है। जाहिर है कोर्ट के इस निर्देश से कई लोग खुश भी रहे होंगे और कई लोग सोच भी रहे होंगे कि ये कैसे आया है निर्देश, और उनकी जो एक अभी तक की पॉलिसी थी उस पर चोट लगी होगी। खैर, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल की थी।
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया जिस पर जिरह के दौरान सरकारी पक्ष ने ऐतराज जताया। इस पर जजों ने क्या कहा और जमीयत ने क्या दलील दी, यह दिलचस्प है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा, वैधानिक अथॉरिटी के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस गवई ने कहा, 2 हफ्तों के लिए ध्वस्तीकरण रुकने से आसमान नहीं फट पड़ेगा। अपने हाथ रोकिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि हम अवैध निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका जज नहीं हो सकती। वहीं जस्टिस विश्वनाथन का कहना था कि गैर कानूनी तरीके से तोड़फोड़ का एक भी मामला हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई के महिमा मंडन पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि यह रुकना चाहिए। देश में बुलडोजर न्याय के महिमा मंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 2022 में नोटिस दिया गया, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई, क्या यह कार्रवाई कानून के तहत की गई थी? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि अब तक की सभी कार्रवाई कानून के तहत की गई। तुषार मेहता के मुताबिक यह कहना गलत है कि एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ ही कार्रवाई की गई। यह गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे। जरूरत है कि तोड़फोड़ की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं। जस्टिस गवई इस बात से भी नाराज थे कि कोर्ट ने 2 सितंबर की सुनवाई में दिशा निर्देश तय करने की मंशा जताई थी, इसके बाद भी ऐसे बयान आए कि बुलडोजर का जो उपयोग है वो जारी रहेगा। यूपी के एक मंत्री ने यह बयान दिया था। वैसे तुषार मेहता चाहे जो भी दलील दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी न केवल सख्त बल्कि सरकार को काफी चुभने वाली है। बुलडोजर एक्शन देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा रहा है। खासतौर पर विपक्ष लगातार इसे संविधान विरोधी बताता रहा। ऐसे में इधर आदेश आया और उधर राजनीतिक बयानों के तीर चलने शुरू हो गए। कोर्ट ने सारी चीज़ों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। टूल बना लिया था कि माइनॉरिटी को किस तरीके से तंग करें, माइनॉरिटी के जो घर हैं उसमें उसको तोड़ने का काम करें और लॉ एंड ऑर्डर को दरकिनार कर नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस को दरकिनार कर जो ये काम हो रहा था उसको रोकने का काम किया है। वैसे भी सरकार उन्हीं बिल्डिंग्स को तोड़ती है जो अनऑथराइज्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वही आया है कि कोई आप वैसे नहीं तोड़ेंगे, परंतु अनऑथराइज्ड बिल्डिंग तो अलाउड है। सस्ती लोकप्रियता के लिए एक फैशन चल गया है कि अगर दोषी किसी जाति विशेष का या धर्म विशेष का है उस पर बुलडोजर चला, विरोधी है राजनीतिक रूप से बुलडोजर चला। फिक्र के लेंस से देखें तो देश में बुलडोजर निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मशीन से ज्यादा एक सियासी वाहन बन गया। पक्ष के साथ विपक्ष के नेता बुलडोजर में अपनी अपनी राजनीति का डीजल डाल रहे थे और इसका स्टीयरिंग अपनी मनचाही दिशा में घुमा रहे थे। हाल के दिनों में इसी बुलडोजर पर हिम्मत और दिमाग वाले सियासी डायलॉग भी मारे गए, लेकिन अब इस बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया, इसकी चाबी निकाल ली है और नकली न्याय वाला इंजन बंद कर दिया। नकली न्याय इसलिए क्योंकि बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चलता है, उसे दूसरे गंभीर अपराधों के खिलाफ न्याय का प्रतीक मानना उचित नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि बुलडोजरधारी बयानबाजी पर ब्रेक लगेगा। ओए, जाके देख खड़ी की, पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या
बिस्किट खा। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं बाकी यार, कहीं पे भी लगा ले। अब फिक्र में राजनीतिक बयानों की फाइल खोलते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणेश आरती में प्रधानमंत्री के शामिल होने के बाद जो विवाद उठा था, आज उसका एक्सटेंशन हो गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे विवाद पर कांग्रेस पर सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि गणपति पूजा से कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को दिक्कत हो गई है। दरअसल पीएम मोदी आज भुवनेश्वर के दौरे पर थे। उन्होंने वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसी दौरान गणेश पूजा पर राजनीति करने का आरोप लगाया कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर्नाटक की इस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें 40 श्रद्धालुओं को बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रदर्शनकारियों से भगवान गणेश की मूर्ति छीनकर उसे पुलिस वैन में रख लिया था। आप प्रधानमंत्री मोदी का पूरा बयान सुनिए। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से जवाब देने के लिए प्रमोद तिवारी सामने आए। प्रमोद तिवारी ने सीजेआई के घर गणपति पूजा की वीडियोग्राफी करने और उसकी पब्लिसिटी पर सवाल उठाया। ये बड़ा पुराना सिद्धांत है न्यायपालिका का, न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। आप गए थे चीफ जस्टिस के यहां, जाना चाहिए था, पूजा में संपन्न होना चाहिए था, पर आप जिस तरह कैमरे लगा लगा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसकी पब्लिसिटी की है ना, हमें उस पर आपत्ति है। राजनीतिक टकराव नेताओं की दिनचर्या का हिस्सा होता है और इसी दिनचर्या में संवेदनाओं से भरे कुछ पल भी आ जाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी 74 वर्ष के हो गए। ओडिशा दौरे पर गए पीएम मोदी ने आज अपने कामकाज के बीच अपनी माताजी हीराबा को बहुत याद किया। वो भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में जाने से पहले एक आदिवासी परिवार के घर के गृह प्रवेश में पहुंचे थे, जिन्हें पीएम आवास योजना से घर मिला था। इस घर में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पूजा की बल्कि घर में बैठकर खीर भी खाई और इसी दौरान अपनी मां को याद करने लगे। आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। यहां आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज मोदी 3.0 के भी 100 दिन पूरे हो गए हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने सरकार के 100 दिन के काम का हिसाब किताब पेश किया। मैंने कल इसी शो में आपको बताया था कि इसी कार्यकाल में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का फैसला लागू करने वाली है। इसे लेकर तैयारी भी पूरी हो चुकी है। मतलब यह हुआ कि 2029 तक यह लागू हो जाएगा। उस साल लोकसभा का चुनाव भी होगा। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में TV9 के संवाददाता अमोद राय ने इस पर सवाल किया तो गृह मंत्री ने क्या कहा, आपको जरूर देखना चाहिए। सर, मैं आमोद हूं TV9 से। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोगों की रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन। सर, मैं आमोद हूं TV9 से। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोगों की रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। फिक्र में अब बात करते हैं दिल्ली में हुए सीएम परिवर्तन की। आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने सहमति जताई। इसके बाद शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के LG को इस्तीफा सौंप दिया। सवाल है कि आखिर दिल्ली की राजनीति में इस हलचल के मायने क्या है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल का अगला प्लान क्या होगा। कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जो अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। माननीय केजरीवाल जी का ये एक ट्रेंड है, वो जब भी चुनाव आते हैं अपनी बातों से भाग खड़े होते हैं। अब जनता आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। सीएम का पद छोड़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे। TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटी ने इससे जुड़ी जानकारी हमारे साथ जो साझा की है, उसके अनुसार चूंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, ऐसे में उनका पूरा फोकस अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर होगा। अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी यहां सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल अब पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा के आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की भी 7 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। ऐसे में केजरीवाल वहां भी पार्टी के प्रचार की कमान संभालेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर केजरीवाल ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। जम्मू कश्मीर हरियाणा के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं रह जाएगा। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस तरह दिल्ली के लिए 5 महीने से भी कम समय बाकी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कोशिश जनता की सहानुभूति हासिल करने की होगी। इसके साथ ही दिल्ली के चुनावों में लाभ के मकसद से वो अपना आधार मजबूत करने की भी कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर विधायक और राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी संभालते हुए अरविंद केजरीवाल का लक्ष्य पार्टी का विस्तार करना होगा।